हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 36th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज के लेक्चर में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के ही कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट की वजह से शायद मैं 4 से 5 दिनों में 10,000 सब्सक्राइबर का जो लेवल है वो शायद मैं टच कर लूं। आप लोगों ने ही मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर किया। उसी की वजह से आज मेरे चैनल पे अप्रोक्सीमेटली 9700 सब्सक्राइबर हैं और हर दिन नए नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते भी जा रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रही हूँ, स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रही हूँ, स्पेशली उन बच्चों की जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और स्पेशली उनकी भी जिनके पास रिसोर्सेस की थोड़ी सी कमी है। काफी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं ले पाते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। शायद कॉलेज घर से बहुत दूर है, ठीक है, या फिर शायद फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें जॉब करनी पड़ रही है, इसलिए कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत आसानी से मेरे इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ सकते हैं। 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे आज की तारीख पे अवेलेबल हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। बहुत सारे वीडियो पाइपलाइन में भी हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग अपना सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए हुए हैं, ठीक है, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। और मैं भी टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर्स, नए नए टॉपिक्स पे जो वीडियो लेक्चर्स है वो लाती रहूंगी, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन है, व्हेन एक्सेस डिमांड अकर इन एन अनरेगुलेटेड मार्केट देयर इज अ टेंडेंसी फॉर। अगर एक्सेस डिमांड हो जाए, अनरेगुलेटेड मार्केट में एक्सेस डिमांड हो जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अनरेगुलेटेड मार्केट क्या होता है। अनरेगुलेटेड मार्केट मतलब वो मार्केट विच इज नॉट गवर्न बाय एनी रूल रेगुलेशन, ठीक है। जो कोई बॉडी जिस मार्केट को कंट्रोल ना करती हो, जहां पे कोई रूल रेगुलेशन ना हो, उसे अनरेगुलेटेड मार्केट कहेंगे, ठीक है। तो अगर अनरेगुलेटेड मार्केट में एक्सेस डिमांड हो जाए तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्राइस टू राइज, दूसरा है क्वांटिटी सप्लाई टू डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड टू इंक्रीज, प्राइस टू फॉल। तो ये तो क्वेश्चन में ही बताया गया है कि अनरेगुलेटेड मार्केट में एक्सेस डिमांड हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड टू इंक्रीज, तो ये तो होगा ही, ये तो क्वेश्चन में ही पूछा गया है, ये तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। तो अभी आपने कुछ टाइम पहले इसका लाइव एग्जांपल देखा कि अगर एक्सेस डिमांड हो जाए मार्केट में अगर एक्सेस डिमांड हो जाए तो क्या होता है। आप बता सकते हैं इसका आंसर कि अगर एक्सेस डिमांड हो जाए मार्केट में तो प्राइस विल राइज, प्राइस राइज करती है, ठीक है। और एक चीज है, देखिए, यहाँ पे बात की गई है अनरेगुलेटेड मार्केट की। चलिए एक एग्जांपल पहले मैं बताती हूँ। अभी आपने देखा, अभी कुछ टाइम पहले कोरोना जब पीक पे था, अप्रैल मई 2021 में जब कोरोना पीक पे था, ठीक है, तो कुछ मेडिसिन थी, कुछ इंजेक्शन थे जिनकी कॉस्ट क्या हुई, ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो गई, बहुत तेजी से उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। 500 के जो इंजेक्शन थे वो 15,000 के, 10,000 के मिल रहे थे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। बट एक चीज और है, जो मेडिसिन है, जो इंजेक्शन है, ये क्या है, रेगुलेटेड मार्केट का पार्ट है। जो पूरा मेडिसिन का, फार्मा का जो पूरा सेक्टर है वो रेगुलेटेड मार्केट का पार्ट है। लेकिन क्योंकि उस समय काफी डिस्टरबेंस चल रही थी, चीजें थोड़ा सा अनकंट्रोल हो गई थी, तो क्या हो गया था, वो अनरेगुलेटेड हो गई थी चीजें, ठीक है। थोड़ी सी चीजें अनरेगुलेटेड हो गई थी। जिन्हें गलत काम करना होता है ना, वो लूप होल कहीं ना मतलब ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। तो उस समय मार्केट थोड़ी सी अनरेगुलेटेड हो गई थी और उस समय क्या थी, एक्सेस डिमांड, कोरोना बहुत ज्यादा था और बहुत लोग बीमार थे, मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इंजेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो क्या हुआ था, प्राइस ट्रिमेंडसली राइज हो गई थी बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी, ठीक है। तो अनरेगुलेटेड मार्केट है और वहां पे अगर प्राइस सॉरी डिमांड बढ़ जाए तो क्या होता है, प्राइस राइज होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है। और अनरेगुलेटेड है, यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अनरेगुलेटेड है, ठीक है। लेकिन जो फार्मा का मैंने एग्जांपल बताया वो एक रेगुलेटेड मार्केट है, लेकिन केवल उस समय के लिए थोड़ी सी चीजें डिस्टर्ब थी, तो वहां पे उस समय मतलब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी,
ठीक है, तो प्राइस राइज हो गई थी कुछ समय के लिए, लेकिन जल्द ही जब ये बात गवर्नमेंट के नॉलेज में आई, जब ये बातें न्यूज में आने लगी, तो जल्द ही ये जो ब्लैक मार्केटिंग है इसको कंट्रोल कर लिया गया और वापस जो इंजेक्शन और मेडिसिन की जो प्राइस थी वो वापस अपने लेवल पर आ गई थी। ठीक है, बट अगर अनरेगुलेटेड मार्केट है और एक्सेस डिमांड हो जाए तो क्या होता है, प्राइस राइज करती है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल रेगुलेटेड मार्केट का लिया है अनरेगुलेटेड समझाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि अगर एक्सेस डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस विल राइज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के केस में द कंज्यूमर purchase less with increase in income, purchase less with decrease in price, purchase more with increase in income, purchase more with decrease in price। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन। तो सबसे पहले तो ये जरा समझ लेते हैं ये इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, तो सवाल है कि इंफीरियर गुड के केस में कंज्यूमर किस टाइप से बिहेव करता है। अगर इनकम में चेंज आए या प्राइस में चेंज आए तो कंज्यूमर किस टाइप से बिहेव करता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जरा समझ लेते हैं कि इंफीरियर गुड्स होते क्या हैं। तो आपने पढ़ा होगा जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और पूरा डिमांड का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे इंफीरियर गुड्स के बारे में ही पढ़ा होगा। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। ठीक है, इंफीरियर गुड्स की इवन डिफिनीशन ही यही है। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम इलास्टिसिटी, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लिखा है, जिनका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, निगेटिव होता है। अब ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ा होगा, दिस इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। यानी अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आए, ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आए देन व्हाट इज द चेंज, व्हाट विल बी द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर इनकम में चेंज आए तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, क्या चेंज आता है, दिस इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और इंफीरियर गुड क्या होते हैं, इंफीरियर गुड वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, निगेटिव। देखिए गुड्स जो है ना मोटा मोटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल गुड्स, ठीक है, एक होता है नॉर्मल गुड और एक होता है इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, एज द इनकम राइज क्वांटिटी डिमांडेड राइज, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। ठीक है, ये नॉर्मल गुड के केस में होता है। और इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, निगेटिव। इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट विल फॉल, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, वो फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा, क्योंकि अब जो है कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है, तो अब जो है कंज्यूमर विल शिफ्ट टू द मोर कॉस्टली सब्स्टिट्यूट। कंज्यूमर जो है अब वो कॉस्टली सब्स्टिट्यूट, दूसरे जो कॉस्टली प्रोडक्ट है जो उसके सब्स्टिट्यूट है उन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ना उनका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, निगेटिव होता है। क्योंकि जैसे इनकम बढ़ती है वैसे इन गुड्स की जो डिमांड होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये खास बात है इंफीरियर गुड्स के बारे में। तो जैसे एग्जाम्पल भी बताती हूँ, एग्जाम्पल है जब तक कंज्यूमर की इनकम कम थी तब तक वो नॉन ब्रांडेड चीजें यूज कर रहा था। ठीक है, जब तक कंज्यूमर की इनकम कम थी तो वो नॉन ब्रांडेड चीजें यूज कर रहा था। ठीक है, पर जैसे ही इनकम राइज की तो क्या हुआ, नॉन ब्रांडेड की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। कंज्यूमर विल शिफ्ट टू ब्रांडेड प्रोडक्ट, कंज्यूमर क्या है, उसका जो भी कॉस्टली सब्स्टिट्यूट है अब कंज्यूमर ब्रांडेड प्रोडक्ट पे मूव कर गया है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द बिहेवियर ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। तो इस तरीके से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिहेव करती है इंफीरियर गुड के केस में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप खुद ही आंसर कर सकते हैं कि इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, कंज्यूमर परचेज करता है लेस विद इंक्रीज इन इनकम, कंज्यूमर कम खरीदता है प्रोडक्ट, इंफीरियर गुड्स की परचेजिंग कम कर देता है जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट अ फर्म एम्प्लॉय 10 laborers to produce 150 unit of output. If 11 laborers are employed to produce 166 unit of output, then the marginal product is. क्वेश्चन क्या है, अगर फर्म है
उसने 10 लेबर एम्प्लॉय किया है, तो उस टाइम जो आउटपुट है दैट इज 150 यूनिट। उसने 10 लेबर एम्प्लॉय किया है तो आउटपुट है 150 यूनिट, और जब उसने फर्म ने 11 लेबर एम्प्लॉय किया तो आउटपुट कितना हो गया 166 यूनिट। तो आपको बताना है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, आपको क्या बताना है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम आंसर भी आसानी से कर लेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन द आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉइंग वन और मोर पर्टिकुलर इनपुट। आपने एक इनपुट इंक्रीज किया तो आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। आपने पढ़ा था ना मार्जिनल कॉस्ट, बताया था मैंने मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, उसी की तरह सिमिलर है कि आउटपुट में, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की नहीं, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट की बात हो रही है। यानी आउटपुट में कितना चेंज आता है जब आप इनपुट में 1 यूनिट का चेंज करें। तो यहाँ पर जो लेबर है आपने 10 से 11 यूनिट, यानी इनपुट में 1 यूनिट का चेंज किया तो आउटपुट में कितना चेंज आया। आपने इनपुट को 10 से 11 किया तो आउटपुट में 16 यूनिट का चेंज आया। आउटपुट 150 से 166 हो गया, 16 यूनिट का चेंज आया, इसका मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है 16। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेशनल प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस करता है इन दैट रीजन वेयर, एक रेशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उस रीजन में जहां पर, चार ऑप्शन दिए हैं, जहां पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स इनपुट बिकम नेगेटिव, दूसरा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम नेगेटिव, अगला है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स इनपुट बिकम इंक्रीजिंग, अगला है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम डिक्रीजिंग। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेशनल प्रोड्यूसर है वो किस रीजन में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे देखिए टर्म बार बार यूज हुआ है, तो इस टर्म की नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ये वर्ड यूज हुआ है ना, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि होता क्या है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, दिस इज द एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेटेड बाय द एक्स्ट्रा इनपुट। क्या है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कितना एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट हो रहा है अगर इनपुट हमने एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, बेसिकली चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है अगर हम 1 यूनिट चेंज करें इन द वेरिएबल इनपुट। अगर जो भी वेरिएबल इनपुट है, ठीक है, उसमें अगर हम 1 यूनिट का चेंज कर रहे हैं तो जो टोटल फिजिकल आउटपुट है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, दिस इज द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, इसी को मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, कीपिंग द अदर इनपुट अनचेंज, बाकी इनपुट फिक्स है। ठीक है, तो आपने जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आपने एक ग्राफ देखा था। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो इसका एक ग्राफ आपने पढ़ा होगा। हम अगर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें इनपुट, यहाँ पे हमने सपोज किया लिया लेबर, ठीक है, और वाई एक्सिस पे प्लॉट करें मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा बनता था, याद आ रहा है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है इसका कुछ ग्राफ ऐसे करके बनता था, ये ऐसे करके एक्स एक्सिस पे ऐसे कर टच क्रॉस करता था, ऐसा करके कुछ ग्राफ बनता था, याद आ रहा है। तो ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ ये बताता है तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि जो रेशनल प्रोड्यूसर है, जो रेशनल प्रोड्यूसर है ऑलवेज सीक्स टू प्रोड्यूस इन स्टेज सेकंड, जो रेशनल प्रोड्यूसर है हमेशा कोशिश करता है कि जो स्टेज सेकंड है, स्टेज सेकंड ये है, ठीक है, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज सेकंड है। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो रेशनल प्रोड्यूसर है ऑलवेज सीक टू प्रोड्यूस इन स्टेज सेकंड, हमेशा कोशिश करता है कि वो स्टेज सेकंड में प्रोडक्शन करे, प्रोड्यूस करे, जहां पर क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, जहां पे ये मार्जिनल जो प्रोडक्ट है ये क्या है, डिक्लाइन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हमेशा एक रेशनल प्रोड्यूसर कोशिश करता है कि वो इस रीजन में प्रोड्यूस करे, ठीक है, स्टेज सेकंड में प्रोड्यूस करे। तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि रेशनल प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करता है उस रीजन में जहां पे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल इनपुट जैसे लेबर है, ठीक है, वेरिएबल इनपुट क्या करे, डिक्लाइन करे, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करे, वहां पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा एक बात कहना चाहती हूँ, इकोनॉमिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए सब्जेक्टिव अगर आपका एग्जाम होने वाला है तब तो ग्राफ बनाना ही बनाना है, उस कॉन्सेप्ट के साथ आप ग्राफ भी बनाएंगे। बट अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो भी ग्राफ से अगर आप सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ना, ग्राफ से क्या होता है एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ग्राफ आप जब पढ़ाई करें ना, ठीक है, तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ फर्म doubles all input and output doubles as well, the firm is subject to। एक फर्म है, उसने अपने इनपुट को डबल किया, ठीक है, तो उसका आउटपुट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तब द फर्म इज सब्जेक्ट टू यानी फर्म में यानी क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, कि इकोनॉमी ऑफ स्केल है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अगर फर्म ने इनपुट को डबल कर दिया और उसका आउटपुट भी डबल हो गया, तो ये वहां उस फर्म में क्या है, कौन सा रिटर्न टू स्केल है, बेसिकली आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आपने पढ़ा होगा, लॉन्ग रन में ये लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो हम जानते हैं कि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी इनपुट्स हैं, ऑल आर वेरिएबल। नो फैक्टर इज फिक्स, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता लॉन्ग रन में, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जो आउटपुट है उसे चेंज किया जा सकता है इनपुट को वेरी करा के। ठीक है, तो वहां पर आपने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ा था। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बेसिकली बिहेवियर बताता था कि आउटपुट कैसे रिलेटेड है व्हेन इनपुट इज वेरी। इनपुट, वेयर इज माय पेन, हाँ, इनपुट अगर आपने वेरी किया तो आउटपुट कैसे वेरी हो रहा है, इसके बीच में रिलेशनशिप बताता था लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, और वहां पर हमने 3 केसेस पढ़े थे, याद आ रहा है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में 3 केसेस आते हैं, वही 3 ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में दिए हैं। 3 केसेस क्या आते हैं, सबसे पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सबसे पहला था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा क्या था, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तीसरा क्या था, डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ये 3 केसेस पढ़े थे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या बताता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये बताता था कि व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, जब हमने इनपुट को इंक्रीज किया, व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज देन द आउटपुट आल्सो इंक्रीज बट एट अ हायर रेट। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहता है कि जब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया तो आउटपुट भी इंक्रीज होता है, लेकिन हायर रेट पे। इसका मतलब क्या है, अगर हमने इनपुट को डबल कर दिया, एग्जाम्पल है केवल, अगर इनपुट को डबल कर दिया तो आउटपुट क्या होगा, मोर देन डबल हो जाएगा, यानी आउटपुट शायद 3 टाइम हो जाए। ठीक है, आउटपुट क्या हो जाए, डबल इसका, सॉरी 4 टाइम हुआ, आउटपुट शायद 4.5 टाइम हो जाए। ठीक है, आउटपुट मोर देन डबल होगा। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या कहता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहता है कि अगर हमने इनपुट को डबल किया तो आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन में डबल होगा, यानी इनपुट को डबल किया तो आउटपुट भी डबल होगा, इनपुट को ट्रिपल किया तो आउटपुट भी ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या था, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कहता था कि अगर हमने इनपुट को डबल किया, ये जो इनपुट है इसको डबल किया, तो आउटपुट भी आउटपुट क्या होगा, आउटपुट भी इंक्रीज होगा बट लेस रेट से इंक्रीज होगा, यानी अगर इनपुट को हमने डबल किया तो आउटपुट क्या होगा, डबल से कम होगा। दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं कि अगर फर्म ने अपने इनपुट को डबल किया तो आउटपुट भी अगर डबल हो रहा है, तो ये बताइए कौन सा है, ये है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अच्छा एक चीज और है, मेरी कोशिश होती है कि मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, जैसे इस क्वेश्चन में बात की गई है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की, तो मैं कम से कम आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल थोड़ा सा रिवाइज करा सकूं, मेरा इस क्वेश्चन कराने का ये पर्पस है। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देन यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आसानी से कर पाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एज आउटपुट इंक्रीज एएफसी ऑफ अ फर्म, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है एएफसी ऑफ अ फर्म, एएफसी मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है फर्म की वो इंक्रीज करती है, कांस्टेंट रहती है, कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन करती है, या इनिशियली इंक्रीज करती है उसके बाद डिक्लाइन करती है।
तो आपको बताना है एएफसी यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे वेरी करती है जब आउटपुट इंक्रीज करता है तो। ठीक, तो जरा हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एएफसी होता क्या है। तो एएफसी वैसे मैंने बता दिया है, एएफसी इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब ये एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो हम जानते हैं, फिक्स कॉस्ट मतलब वो खर्चे, वो कॉस्ट which must incur in fixed quantity regardless of the level of production, यानी वो खर्चा जो होगा ही होगा और जो फिक्स होता है regardless of the level of production। यानी आप चाहे 10 यूनिट का प्रोडक्शन करिए, चाहे 15 यूनिट का करिए, चाहे 20 यूनिट का करिए, वो खर्चा जो फिक्स रहता है दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए फैक्ट्री है, उसका कुछ रेंट जा रहा है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, तो चाहे आप 10 यूनिट प्रोडक्शन करिए अपनी फैक्ट्री में, चाहे 15 करिए, चाहे 20 करिए, फैक्ट्री का रेंट तो उतना ही जाएगा ना। तो ये हुआ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यानी एएफसी हमें समझ में आ गया। एएफसी क्या है? दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एएफसी क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? दिस इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितनी है, दिस इज कॉल्ड एएफसी। ठीक है, तो अब जरा हम थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं। एएफसी का ग्राफ हमने पढ़ा था, जब हमने इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो एएफसी का ग्राफ पढ़ा था। अगर मैं वाई एक्सिस पे कॉस्ट को प्लॉट करूं और एक्स एक्सिस पे जरा मैं आउटपुट को ड्रॉ करूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे मैं आउटपुट को अगर प्लॉट करूं, तो एएफसी का कर्व याद आ रहा है कैसे बनता था? एएफसी का कर्व ऐसा होता था, एएफसी एएफसी का कर्व ऐसा होता था। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि एज द आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, वो कम होता जाता है। एज द नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है एएफसी घटता जाता है। क्यों घटता जाता है? क्योंकि अब वो सेम अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट इज बीइंग स्प्रेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट, क्योंकि अब वो सेम फिक्स कॉस्ट जो पहले फिक्स कॉस्ट लग रही थी, देखिए फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, चाहे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएं अप टू अ सर्टेन लेवल, कंडीशन अप्लाई है, अप टू अ सर्टेन लेवल फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, अब वो फिक्स कॉस्ट का खर्चा क्या है? स्प्रेड होता जाता है टू अ लार्जर नंबर ऑफ यूनिट, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ, सपोज करिए एक फैक्ट्री है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट का खर्चा जो टोटल आता है वो 1000 आता है, 1000 रुपए। ठीक है, एग्जाम्पल है केवल। और पहले जो फैक्ट्री प्रोड्यूस करती थी, पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, 1000 का टोटल फिक्स कॉस्ट का खर्चा और प्रोडक्शन फैक्ट्री कर रही है 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है। तो अगर मैं बात करूं एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी, डिवाइड कर दीजिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, 10 आ गई। ठीक है, फिर एक महीने बाद फैक्ट्री का अभी भी फिक्स कॉस्ट का खर्चा 1000 है, लेकिन फैक्ट्री ने प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा लिया, अब फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा है 150 यूनिट। तो बताइए अब फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? डिवाइड कर दीजिए, 1000 को 150 से डिवाइड करेंगे, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सपोज करिए फैक्ट्री ने अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा और बढ़ा लिया, अब 200 यूनिट का प्रोडक्शन करने लगा। ठीक है, तो अब एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 1000 को 200 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 5। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, फिक्स कॉस्ट का जो खर्चा है वो तो फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब ये फिक्स कॉस्ट का खर्चा, क्योंकि अब ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये फिक्स कॉस्ट का खर्चा अब ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट पे स्प्रेड हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? कम होती जा रही है। ठीक है, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा आता है। तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म बी मैक्सिमम? क्वेश्चन है फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू बी मैक्सिमम, यानी अगर फर्म ने चूज किया है कि इसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, देन व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तब क्या होती है? ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए सी इक्वल्स टू एम आर, एम सी इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर, ए सी इक्वल्स टू ए आर। ठीक है, ये ए सी क्या है? ए सी इज एवरेज कॉस्ट, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, एम सी मार्जिनल कॉस्ट, और ए आर क्या है?
एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो ये सारे टर्म है, आपको बताना है कि फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू बी मैक्सिमम, यानी अगर प्रॉफिट ऑफ द फर्म मैक्सिमम, अगर किसी फर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो उसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, मतलब अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा है इकोनॉमिक्स में तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको रटा होगा। हम लोग तो अपने टाइम में, मतलब इसका आंसर इतना, मतलब कह लीजिए ये कॉन्सेप्ट इतनी बार आता है ना कि इसका आंसर हमें रट गया था। ये आंसर मतलब कह लो रट भी किया गया था, मतलब इतनी बार ये कॉन्सेप्ट आएगा इस चैप्टर में कि एकदम, मतलब कह लीजिए जबान पे था वो। इसका आंसर होगा एम आर इक्वल टू एम सी। MR equals to MC. This is the first order condition for the profit of the firm to be maximum. यानी फर्म अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती है तो सबसे फर्स्ट ऑर्डर जो कंडीशन है दैट इज MR equals to MC. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। और ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था कि इफ अ फर्म चूज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, अगर फर्म चूज करती है कि फर्म को अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, देन फर्म को क्या करना होगा, फर्म को उतना आउटपुट प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है, फर्म को उस लेवल ऑफ आउटपुट पे रीच करना होगा या उतना आउटपुट प्रोड्यूस करना होगा एट विच MC इक्वल्स टू MR। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला ये जो रूल है ये क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि फर्म को इतने नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिस लेवल पे MC इक्वल्स टू MR हो, ठीक है, उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें MC क्या है, MC इज मार्जिनल कॉस्ट और MR क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, मार्जिनल कॉस्ट यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन यूनिट इज चेंज, व्हेन वन यूनिट प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन आप एक यूनिट चेंज करते हैं, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल रेवेन्यू जानते होंगे, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में कितना इंक्रीज आता है जब वन एडिशनल यूनिट सेल की जाती है, ठीक है, तो दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल क्या कहता है कि फर्म को इतना प्रोडक्शन करना है जिस लेवल पे क्या हो, MR इक्वल टू MC हो, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत कॉमन कंडीशन है और ये इस चैप्टर में इतनी बार यूज होता है, इसके इतने सारे ग्राफ हैं। हर मार्केट के हिसाब से, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हर ग्राफ अलग बनता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ाई करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड जो ग्राफ है उनको जरूर स्टडी करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, जो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ द ऑप्शनल कॉस्ट दैट हैज बीन अवॉइडेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली कैसे मेजर किया जाता है, दिस इज द ऑप्शनल कॉस्ट दैट हैज बीन अवॉइडेड, या इट इज द निगेटिव कॉस्ट दैट हैज बीन सैक्रिफाइस, या ये अकाउंटिंग कॉस्ट होती है दैट हैज बीन पेड, या नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट हैज बीन फॉरगोन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है आपको पूछा गया है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैसे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग भी जब पढ़ा होगा तो भी वहां पे कॉस्ट डिफरेंट टाइप के पढ़े होंगे, तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा होगा। प्लस इकोनॉमिक्स में भी पूरा कॉस्ट पे एक डिफरेंट यूनिट है, एक सेपरेट यूनिट है, ठीक है, जहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के कॉस्ट के बारे में। तो वहां पे भी आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। वैसे मेरा एक वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे, एक सेपरेट वीडियो है, जैसे मैंने बहुत डिटेल में 14 से 15 टाइप की कॉस्ट को डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहां पे भी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस किया है, तो एक बार आप वहां पे भी रेफर कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं अभी बता रही हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल बेनिफिट, इट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल बेनिफिट, जो शायद ये एक पोटेंशियल बेनिफिट है जो एक इंडिविजुअल या कह लीजिए इन्वेस्टर या एक बिजनेस जो मिस्ड आउट करता है व्हेन चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर, यानी अगर हम चूज करते हैं एक ऑल्टरनेटिव ओवर अदर तो जो भी पोटेंशियल बेनिफिट हम मिस्ड आउट करते हैं, हम फॉरगोन करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, ठीक। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सपोज करिए ये ऑप्शन, एक बिजनेसमैन है, उसके सामने एक ऑप्शन 1 है, एक ऑप्शन 2 है, ठीक है, और बिजनेसमैन ने ऑप्शन 1 चूज किया, ठीक है। तो उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द पोटेंशियल बेनिफिट दैट अ बिजनेसमैन मिस्ड आउट, यानी
ऑप्शन सेकेंड का जो पोटेंशियल बेनिफिट था, जो इन्वेस्टर या बिजनेसमैन मिस कर रहा है व्हेन ही चूज द ऑप्शन वन, जब वो ऑप्शन वन चूज कर रहा है तो ऑप्शन सेकंड का जो भी पोटेंशियल बेनिफिट जिसे वो मिस्ड आउट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है ना, तो इसीलिए इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करिए कोई फार्मर है, उसने चूज किया, सपोज करिए उसका लैंड था, जमीन थी, ठीक है, उसने चूज किया कि इस जमीन पे वो क्या बोएगा, गेहूं, वीट बोएगा, ठीक है, उसने ये चूज किया, ठीक है। तो उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट बेनिफिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? द बेनिफिट ऑफ प्लांटिंग अ डिफरेंट क्रॉप। अगर वो यहाँ पर वीट न बो करके कोई दूसरा डिफरेंट क्रॉप बोता, तो उससे जो बेनिफिट आता, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो फार्मर है, अगर इसने अपने जमीन पे गेहूं बोया, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस केस में क्या होगा कि अगर उसकी जगह कोई डिफरेंट क्रॉप बोता, तो उसका जो बेनिफिट होता, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फिर इस लैंड को किसी दूसरे पर्पज से अगर वो यूज करता, ठीक है, तो उसका जो बेनिफिट होता, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट हैज बीन फोरगॉन। वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मिस्ड आउट किया, वो बेनिफिट जो मिस्ड आउट किया, क्योंकि हमने एक ऑल्टरनेटिव चूज किया इन प्लेस ऑफ अनदर। ठीक है, हमने जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था इसको नहीं चूज किया, तो उसका जो भी बेनिफिट जो हमने मिस्ड आउट किया, जो हमने फॉरगॉन किया, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, एलएसी कर्व इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, एलएसी कर्व का शेप क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यू शेप्ड होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या होता है? पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, क्या होता है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको एलएसी जो कर्व है उसका शेप बताना है, ठीक है, ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो जरा मैं सबसे पहले इसका जरा कर्व बना देती हूँ, इसका कर्व होता क्या है। अगर हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें आउटपुट, ठीक है, जो आउटपुट है वो हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, ठीक है। एलएसी मतलब तो समझ रहे होंगे, एलएसी मतलब लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड एलएसी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट को प्लॉट किया, ठीक है। अब एलएसी का कर्व कैसा होता है? चलिए पहले मैं कर्व बता दे रही हूँ, फिर ये कर्व क्यों ऐसा होता है इसका मैं कारण भी बताऊंगी, ठीक है। ये तो जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, एलएसी या लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है, वो कुछ ऐसा कर्व होता है, वो यू शेप कर्व होता है, ठीक है। पहले वो फॉल करता है, फिर मिनिमम पॉइंट पे जो एवरेज कॉस्ट होती है, एज द आउटपुट इंक्रीज, जब आउटपुट, मैं इसका रीजन भी अभी बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में आउटपुट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट पहले फॉल करती है, फिर मिनिमम पॉइंट पे रीच करती है, और उसके बाद क्या होती है, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, फिर ये बढ़ना शुरू होती है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये रीजन क्या है? दिस इज द इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये रीजन क्या है? इकोनॉमी ऑफ स्केल, एंड दिस रीजन इज डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है। अब मतलब ये ऐसा कर्व होता क्यों है, ये जरा मैं बताती हूँ। तो जो एलएसी कर्व होता है लॉन्ग रन में, दिस इज यू शेप्ड, ये यू शेप होता है, ठीक है। हमने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ा था। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में हमने 3 केसेस पढ़े थे, याद आ रहा है? 3 केसेस थे। पहला केस क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा क्या था? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तीसरा क्या था? डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो जरा अब तीनों ही केसेस देखते हैं। तो पहला केस क्या है? एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट बढ़ता जाता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता जाता है, इकोनॉमी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल एक्सपीरियंस करती है, और उसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से क्या होता है? एवरेज कॉस्ट, जो लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगा? वो घटता जाएगा, एवरेज कॉस्ट कम आएगी। एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेज, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? कम होती जाती है, इसीलिए इसका ग्राफ क्या है? फॉलिंग, ये मतलब डिक्लाइनिंग ऐसे करके ग्राफ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेज 1 हुई। फिर स्टेज सेकेंड में क्या होता है?
इकोनॉमी, अब ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल इनफाइनाइट तक जाएगी। एक समय ऐसा आता है जहां पे बोथ इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी स्केल विल बैलेंस ईच अदर। ये आता है ऑप्टिमम पॉइंट, फिर ये फॉल करता जाता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी, बट इसका एक लेवल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एवरेज कॉस्ट एकदम जीरो हो जाएगी, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो फिर एक लेवल आता है, ये लेवल वो आता है जहां पे इकोनॉमी ऑफ स्केल विल बैलेंस द डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल को बैलेंस करता है। और इस पॉइंट पे क्या होता है, LAC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट पे LAC पैरेलल होता है एक्स एक्सिस पे, इसको कहते हैं ऑप्टिमम लेवल। यहाँ पे LAC इज मिनिमम। LAC मतलब लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट है, इस पॉइंट पे क्या होता है, वो मिनिमम होगा। ठीक है, और फिर इसके आगे अगर प्रोडक्शन और बढ़ता जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्शन और बढ़ाता जाता है, तो ये ऑप्टिमम स्टेज भी क्रॉस हो जाती है, और इसके बाद आता है डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसके बाद डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है, और और फिर डिस इकोनॉमी में क्या होता है, जो एवरेज कॉस्ट है इट स्टार्टेड राइजिंग, एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो एवरेज कॉस्ट अभी तक घट रही थी वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए पहले एवरेज कॉस्ट कम होती है, फिर मिनिमम लेवल पे पहुंचती है, और उसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये जो कर्व होता है उसका शेप क्या होता है, इट इज यू शेप। ये यू शेप होता है। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा लगा आपको। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज प्लीज इसको शेयर करिएगा। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।